यार कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, अभ्यास उससे भी ज्यादा जरूरी है। अभ्यास करके रिवीजन आप करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। चलिए हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था वाले टेस्ट का वीडियो कर लेते हैं, यानी कि वीडियो एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। पूरे टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके टेस्ट सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस जिससे हो जाए, आप ऑनलाइन टेस्ट दें, पीडीएफ भी लें, और साथ में अगर आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं, तो आप इससे भी एक्सप्लेनेशन सुन लें। ये पूरा हमारा पेपर है। इस पेपर में 100 क्वेश्चन है। ये सेक्शनल टेस्ट है, और सेक्शनल टेस्ट के इस सेगमेंट में हम लोग आज भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और उसका पहला प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसे नहीं जोड़ा जाता है। जब भी आप प्रश्न करें तो ये है, नहीं है, ये जरूर आप पढ़ें। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से की जाती है। उनके मूल्यों को जोड़ा जाता है। इसमें पुरानी बेची गई वस्तुओं के मूल्य और गृहिणी की सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता है। तो पुराने जो बेचे गए फ्रिज का मूल्य है, क्योंकि पहले उसका मूल्य जुड़ चुका है, तो इसको नहीं जोड़ा जाएगा। गृहिणी की सेवाओं के मूल्य को नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से दोनों को नहीं जोड़ा जाता है। और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य वैसे जोड़ा जाता है, लेकिन पुराने का नहीं जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो अगर इसका पहले जोड़ा जा चुका है तो अब पुराना आप बेच रहे हैं, तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। काली मुद्रा के बारे में असत्य कथन। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा जा रहा है, क्या फॉल्स है ना। ब्लैक करेंसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है, क्या फॉल्स है। यह अवैध मुद्रा है। इसे उत्पादक क्षेत्रों में न लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग किया जाता है। काली मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये एक समस्या है। यहाँ पर ये एक समस्या की तरह आपको नजर आएगी। और ये अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो ये अवैध मुद्रा नहीं होती है। मुद्रा तो ये वैध होती है, ये लीगल करेंसी होती है, इलीगल नहीं होती है। यहाँ पर ये गलत दिया है, लेकिन बाकी सारी चीजें सही दी है। क्योंकि मुद्रा तो वो ऐसी है जिसपे टैक्स नहीं चुकाया गया है, जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। तो ये अवैध रूप से उपार्जित की जाती है। उत्पादक क्षेत्रों में इसको नहीं लगाया जाता है, इसमें उपभोग किया जाता है। जैसे कोई जब ब्लैक मनी कमाता है, घूस का पैसा कमाता है, तो वो क्या करता है? वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऐसो आराम पर खर्च करता है। वही बात है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? यहां पर देखिए पूछा क्या जा रहा है कि कौन नहीं रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम पहला यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे देश के पीएम भी रहे। बिमल जालान की नोट आपने देखी होगी, सी रंगराजन की नोट भी आपने देखी होगी। राजाजी चिलैया ये नहीं रहे। मनमोहन सिंह 1982 से 85 तक, बिमल जालान 97 से 2003 तक, सी रंगराजन 92 से 97 के बीच में रहे। राजाजी चिलैया आरबीआई के गवर्नर कभी नहीं रहे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, यह पूछा जा रहा है। मूल्य स्थिरता यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दोनों लक्ष्य हैं। आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये मनी सप्लाई की बात नहीं करता है, वितरण की बात नहीं करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। और ये यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, यानी कि ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला जो प्रश्न है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक उधार देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? बैंक दर के बारे में आपने पहला ऑप्शन दिया है, सुना है। ऐसी दर होती है जिस पर आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है? व्यापारिक बैंकों को लंबे समय के लिए दीर्घकालीन उधार देता है। और इस दर के द्वारा रिजर्व बैंक साख की उपलब्धता और साख की लागत को प्रभावित करता है। तो ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। पूंजी बाजार से आशय है, कैसा बाजार पूंजी बाजार होता है? कैपिटल मार्केट की बात यहां पर हो गई। तो कैपिटल मार्केट जो है वो शेयर बाजार से संबंधित होता है। स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है, उसी से संबंधित होता है, जहां पर प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। प्रतिभूतियों का यह बाजार है। कंपनियां और सरकार लंबे समय के लिए यहाँ पर धन जुटाने का काम करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? लघु एवं सीमांत कृषकों को साथ प्रदान करना, तो पहला तो कार्य है। रोजगार के अवसर पैदा करना, आम जनता को साहूकारों के शोषण से बचाना, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, टेकिंग ओवर द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल रिफिनांस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका कार्य नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे काम इसके हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 43 आरआरबी पूरे देश में है और उनमें से प्रत्येक राज्य सरकार और जो प्रायोजक बैंक हैं उनके सहयोग से भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। तो ये वाणिज्यिक बैंक की तरह वित्त जुटाने में व्यावसायिकता भी दिखाते हैं और वाणिज्यिक बैंकों पर लागू प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण मानदंडों को भी ये पूरा करते हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख सृजन है उसका काम करते हैं, रोजगार को बढ़ाते हैं, छोटे किसानों को ऋण देते हैं, आम जनता को साहूकारों के चंगुल से बचाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए जो लागत है उसको कम करने का काम करते हैं। सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहाय है, ये कथन है और भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहायों का स्तर बहुत अधिक है। हमारे यहाँ क्या सब्सिडी का स्तर अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है? आप एक बार इसको सोच के देखिए। अगर ये आपको बहुत ज्यादा लगता है तो आप कहिए कि दूसरा सही है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, दूसरा गलत है, पहला तो सही है। हमारे बजट घाटे में एक बड़ा स्रोत ये होता है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में ज्यादा नहीं है। और जैसे ही ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे कि एक कथन वहां पर गलत ही हो जाएगा, तो आप तुरंत उसका जवाब दीजिए। एक गलत है, आर गलत है, तो सी ऑप्शन पर आप आ जाइए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा जब ब्रिटिश शासन था? गरीबी में उनके समय वृद्धि हुई, इंक्रीज इन पॉवर्टी, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हुई और परंपरागत कृषि का विनाश हुआ। तो ये सभी प्रभाव पड़े थे क्योंकि जो अंग्रेज थे या अन्य विदेशी शक्तियां थी वो अपने हित के लिए काम करती थी, न कि भारतीय लोगों के हित में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमी क्या है? उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक व्यवस्था है। सोशल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, यही तो है। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी क्या की जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमी इज ए सोशल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, है ना? आप अगर ऐसा कहें तो बिल्कुल सही है। और अगर कहा जाए कि अध्ययन इसमें क्या होता है, तो आप बता दीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, उनका अध्ययन यहाँ पर स्टडी की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंट्रोलिंग का काम, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, तो इसमें कंट्रोल का काम कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। कई बार लोग कहेंगे कि इसमें पूंजीपति करते हैं, लेकिन पूंजीपति नहीं करते। यहाँ पर सरकार ही, गवर्नमेंट ही कंट्रोलिंग का कार्य करती है। इसमें सरकार नियंत्रण का कार्य करती है और उत्पादन और आपूर्ति का जो काम है, यानी कि प्रोडक्शन और सप्लाई का काम, वो निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? मिक्स्ड इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी है और इसका पहला देश कौन था जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था? तो ये भारत नहीं था, है ना? तो भारत की जगह यहाँ पे याद रखिए, ये फ्रांस था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना? और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सरल सी बात है जो मैंने आपसे पूछी है। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के उदाहरण आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से हैं। क्या खनन सेवा क्षेत्र में आता है? नहीं आता है। शिक्षा आता है, बैंकिंग आता है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। सेवा क्षेत्र में जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बीमा है, बैंकिंग है, ये सब आते हैं। खनन, एग्रीकल्चर, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। स्वतंत्रता के समय देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग 50% था, जो अब घटकर लगभग कितना रह गया? तो लगभग की बात हो रही है, एग्जैक्ट यहाँ पर कोई आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये लगभग 14% है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहले 50% के आसपास हुआ करता था और अब धीरे धीरे क्या है, इसमें सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़ता चला जा रहा है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसको का पहला कारखाना 1922 की बात है, 1922 में ये स्थापित हुआ था हीरापुर में।
कहाँ पर स्थापित हुआ था? हीरापुर में। और हीरापुर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ये बाद में इसका नाम बर्नपुर कहा जाने लगा और यहाँ पर पहले इसको हीरापुर कहा जाता था। पहला इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना यहीं पर लगाया गया था और ये पूर्ण विकसित एकीकृत इस्पात संयंत्र भारत का सबसे पुराना संयंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए कर को क्या कहते हैं? राज्य के भीतर लेन देन हो रहा है और केंद्र सरकार इस पे कर लगा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं राज्य के भीतर जो लग रहा है और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर इस पे लग रहा है, तो ये CGST होती है। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है राज्य के भीतर होने वाले लेन देन के लिए। लगा कौन रही है? केंद्र सरकार, तो इसको सेंट्रल GST के नाम से जाना जाता है ना। तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर को स्टेट GST, SGST और जो केंद्रीय है उसको CGST के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक वित्त में केवल सरकार की प्राप्तियां ही शामिल होती हैं। केंद्र सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय को दो अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। तो लोक वित्त में केवल सरकार की प्राप्तियां ही शामिल होती हैं, क्या ये सही है? लोक वित्त अगर आप देखेंगे तो सरकार की वित्तीय स्थिति का पता उससे आपको चलता है। तो इसमें प्राप्तियां और सरकारी व्यय सब शामिल होंगे। केवल प्राप्तियां, जहां पर केवल शब्द आ रहा है उससे सतर्क हो जाइए। तो ये दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है। केंद्र सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय को दो अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। केंद्र सरकार के समस्त राजस्व लिए गए ऋणों और ऋणों की अदायगी से प्राप्त राशि को मिलाकर बनती है। यानी कि समस्त राजस्व लिए गए ऋण और ऋणों की अदायगी से जो राशि मिलती है तो उसके बाद में जो बनती है उसको क्या कहा जाता है? कौन सी निधि कहा जाता है? तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, संचित निधि की बात हो रही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस निधि से कोई भी राशि संसद के अधिनियम से प्राप्त अधिकार के द्वारा ही निकाली जा सकती है। ये आपको पता होगा, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जब तक संसद के अधिनियम से प्राप्त अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है? आकस्मिक निधि की स्थापना है ना, कंटिजेंसी फंड की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये अनुच्छेद है 267(1), आर्टिकल 267(1) के तहत की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वार्षिक विनियोग अधिनियम में व्यवस्था इसकी नहीं की जाती है, इसके लिए अलग से व्यवस्था होती है 267(1) आर्टिकल के तहत। भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि की व्यवस्था की गई है और राजस्व खाते में सरकार की कर तथा गैर करीय चालू प्राप्तियां शामिल होती हैं। ये दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं और दोनों स्टेटमेंट को आपको चेक करना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो इनमें पहला जो है, भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक संचित निधि की स्थापना की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। और राजस्व खाते में सरकार की कर तथा गैर करीय चालू प्राप्तियां शामिल होती हैं, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक राजकोषीय घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? निजी और उत्पादन निवेशकों के लिए धनराशि की उपलब्धता में कमी आ जाती है। निजी और उत्पादक निवेशकों के लिए धनराशि की उपलब्धता में वृद्धि होती है। ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती है, या इनमें से कोई नहीं। जो अत्यधिक राजकोषीय घाटा होगा तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में निजी और उत्पादक निवेशकों के लिए धनराशि की उपलब्धता में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर घाटे, राजकोषीय घाटे की बात करेंगे तो कमी आ ही जाएगी, निजी और उत्पादन निवेशकों के लिए धनराशि की उपलब्धता नहीं रह जाएगी। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच में जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है ना? तो इसको कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा के नाम से इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, तो उसको हम राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं। और इस घाटे के परिणाम स्वरूप सरकार को अपने चालू व्यय के लिए फिर क्या लेना पड़ता है? ऋण लेना पड़ता है। भाई व्यय पूरे नहीं हो रहे हैं तो ऋण लेना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार से राज्यों को योजनाबद्ध सहायता देने के लिए कौन सा फार्मूला तैयार किया गया था कि केंद्र सरकार राज्यों को योजनाबद्ध तरीके से सहायता करे? तो ये फार्मूला था गाडगिल फार्मूला। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात है, थर्ड 5 ईयर प्लान की बात है, और ये चला था 1961 से लेके 1966 के बीच में। तो इसमें गाडगिल फार्मूला आता है, DR गाडगिल फार्मूले का अनुमोदन किया गया था। और ये अनुमोदन फिर
मतलब 66 से 69 के बीच में, मतलब पहले देखा जाए 61 से 66 के बीच में ये प्रॉब्लम थी कि कोई वो नहीं था। फिर 66 से 69 के बीच में जब चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, तब भी मतलब 66 से 69 के बीच का जो समय होता है, तब भी ये कोई व्यवस्था नहीं होती है। 1969 की बात है, फिर से इसको ध्यान रखिएगा। 1969 में जो डीआर गाडगिल थे, उस फार्मूले को अनुमोदित किया गया था, उनके फार्मूले को। और इसका आधार था कि जो राज्य हैं, उनमें 3 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था उस समय, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। और जो राज्य थे उसमें आर्थिक पिछड़ापन, दुर्भर भौगोलिक स्थिति और वहां पे व्याप्त जो सामाजिक समस्याएं हैं, इनको ध्यान में रखा गया था। ठीक है, तो ये गाडगिल फार्मूला था। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। गाडगिल फार्मूले की कमियों को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये बात है 1991 की। गाडगिल फार्मूले में कुछ कमियां रह गई थी, तो 1991 में प्रणब मुखर्जी जी, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और इस समिति के सुझावों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक चल रही थी। तो उसमें बैठक में विचार विमर्श करने के बाद में एक नया फार्मूला स्वीकार किया गया था। तो इसका नाम भी रखा गया था मुखर्जी फार्मूला। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनियां कौन सी कंपनियां होती हैं? ब्लू चिप कंपनीज किसे कहते हैं? तो ऐसी कंपनियां जो मेजर पॉपुलर डिविडेंड कंपनी होती है, यानी कि अच्छा लाभांश देने वाली प्रमुख जो लोकप्रिय कंपनियां होती हैं, पॉपुलर कंपनियां होती हैं और लाभांश अच्छा देती हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी का प्रमुख कार्य स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना है। तो जो सेबी का मुख्यालय है वो मुंबई में है, ये तो बिल्कुल सही बात है। सेबी की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। और सेबी का जो कार्य है वो स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, जितने भी ये लोग हैं, तो उनके कार्यों का नियमन करना, उनको पंजीकृत करना, है ना, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों का संरक्षण करना, स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, है ना, और अनुचित व्यवहार जो व्यापार से संबंधित है उनको कंट्रोल करना, ये इसका कार्य होता है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरकार ने 1 जनवरी 1973 को सामान्य बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यानी कि सामान्य बीमा उद्योग, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज कब किया गया था इसको? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा 1973 में इसको किया गया था। भारतीय सामान्य बीमा निगम ने 1 जनवरी 1973 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ग्रामीण ऋण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सहकारी समितियां आप टिक कीजिएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऋण पर ब्याज की दर सबसे कम होती है, तो किसानों का शोषण नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। 12 जुलाई, यानी कि स्टेटमेंट जो पहला है वो बिल्कुल सही है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। और ये एक वैधानिक निकाय है, यह जो कि एक अधिनियम के तहत बनाया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है, ना कि दिल्ली में स्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1995 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य सूखे, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा कीट एवं बीमारियों के फसल को हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना है। तो दूसरा तो इसमें सही है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में ही हो गई थी। पहला ये गलत है, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1985 में ही ये हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस योजना को फिर प्रतिस्थापित करके 1999 में फसल बीमा की नवीनतम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू हुई थी 1985 में। बेसिकली उद्देश्य यहाँ पर सही दिए हुए हैं, इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में 2400 कैलोरी होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन भोजन में 1800 कैलोरी होनी चाहिए। अगर इतना उसको मिल रहा है तो वो बीपीएल से ऊपर माना जाएगा, गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो पहला तो सही दिया है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है ये 2100 कैलोरी होनी चाहिए, ना कि 1800। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, केवल एक सही हो जाएगा।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरोजगारी का कौन सा रूप विकसित देशों में ज्यादा दिखाई पड़ता है? विकसित जो देश है वहां पर बेरोजगारी का कौन सा रूप सबसे ज्यादा दिखाई देता है? तो विकसित देशों में जो उत्पादक संस्थाएं हैं, तो वहां पर, और देखिए व्यापार का मतलब है कि उत्पादन हो और वो बिक जाए, मार्केट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जब कभी ऐसी स्थिति होती है कि रोजगार की संख्या में ऐसी गिरावट आ जाती है, और जिसमें उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान या बाजार परिवेश में परिवर्तन होने के कारण रोजगार की संख्या कम होने लगती है, तो इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी जो होती है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है, ये अल्पकालिक बेरोजगारी होती है, बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहती। ये अल्पकालिक होती है, शॉर्ट टर्म की होती है, और विकसित देशों में ये ज्यादा देखने को मिलती है। फिर इसको कवर कर लिया जाता है और ये समस्या भी दूर हो जाती है। किसी अर्थव्यवस्था में आय के वास्तविक वितरण को दर्शाने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। आय का यहाँ पर क्या किया जाता है? वास्तविक वितरण, सही है। और लॉरेंज वक्र के द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता में ज्यामितीय मान को गिनी गुणांक कहा जाता है। तो लॉरेंज वक्र में जो अभिव्यक्त आर्थिक विषमता का ज्यामितीय मान नहीं होता है, ये मैथमेटिकल वैल्यू होती है, यानी कि जो गणितीय मान होता है उसको कहा जाता है गिनी गुणांक। बाकी यहाँ पर सब सही दिया है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में शामिल नहीं है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन के लिए इसको शुरू किया गया था। मातृत्व लाभ योजना, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम, लेकिन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसका डायरेक्टली जो उद्देश्य था, इनडायरेक्टली तो आप कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य तो रहा होगा, लेकिन जो डायरेक्टली था वो ये उद्देश्य नहीं था। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप ये तर्क ना करें अरे इनडायरेक्टली तो मिल रहा है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको आप चुनकर टिक करें, तभी आप एग्जाम पास कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, ना कि ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है। आपको हो सकता है लग रहा हो इनडायरेक्टली इसमें फर्क पड़ रहा हो, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रागनर नर्वसे के अनुसार निर्धनता का मूल कारण क्या है? तो उन्होंने कहा था कि पूंजी का अभाव, लैक ऑफ कैपिटल, ये निर्धनता का मूल कारण है। अगर किसी के पास पूंजी होगी तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा, है ना। पूंजी होगी तो व्यवसाय कर लेगा, पूंजी होगी वो कोई भी काम कर लेगा, खेती में भी पूंजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन पूंजी का अभाव होगा तो वो निर्धन रहेगा। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की जो नींव है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डाली गई थी, यानी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की जो कंपनी थी उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। आज भी जो आप देखते हैं वाणिज्यिक बैंक है, ये उन्हीं की देन है ना। व्यापारिक बैंक जो है, वाणिज्यिक बैंक है, ये उन्हीं की देन है। साख निर्माण उन्हीं के द्वारा हो पाया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। 1931 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो दूसरा तो सही है, इसी का नाम बदल के रखा गया था। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1931 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, तो ये 1921 में की गई थी। शुरुआत में एक बैंक हुआ करता था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक तीसरा बैंक था बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों की स्थापना तो 1806, 1840, 1843 में की गई थी। बाद में 1921 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और बाद में इसको जब राष्ट्रीयकरण इसका किया गया, नेशनलाइज्ड किया गया इसको, तो इसका नाम ये रख दिया गया था। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 1917 से 1923 ईस्वी का काल बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की 1935 ईस्वी में स्थापना से देश में वाणिज्यिक बैंकिंग को प्रोत्साहन मिला। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। तो भारत में जो 17 से 23 के बीच का काल है उसको बैंकिंग संकट का काल कहा जाता है, और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो इसको वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन मिला, ठीक है ना। तो ये सही है, बिल्कुल दोनों की दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था?
तो ये बात है 1991 की। 1991 में, ये अगस्त की बात है, अगस्त के महीने में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार ने, एक गवर्नर हुआ करते थे पहले, एम नरसिंहन, तो उस समय वो रिटायर हो चुके थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय इसमें 9 मेंबर्स थे और ये अध्यक्ष थे इसके, और एक समिति का गठन किया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए और उनके आरंभ होने के कालक्रमानुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। पहली है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये शुरू हुई थी 2014 में 28 अगस्त को। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, तो ये 2015 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, तो ये भी 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन ये शुरू हुई है मार्च में और ये शुरू हुई है मई में। और मुद्रा बैंक योजना, ये भी 2015 में हुई है, लेकिन ये हुई है अप्रैल में, अप्रैल 2015 में हुई है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सेट करना है, तो पहला हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर चौथा और उसके बाद में तीसरा। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब जब आप कभी योजनाओं को तैयार करें तो उसके महीने को भी रट लें, क्योंकि एक साल में कई योजनाएं शुरू होती हैं आगे पीछे, उनको साथ में पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है? सबसे उपयुक्त आकलन कौन सा है? तो भौतिक गुणवत्ता कैसे आपको पता चलेगी? तो ये शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, अगर कहीं पर साक्षरता ज्यादा है और शिशु मृत्यु दर ये कम है, तो आप ये मान सकते हैं कि वहां जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है वो अच्छी है। ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल ने 1970 में मॉरिस के द्वारा इसको डेवलप कराया था। तो मॉरिस के द्वारा इसको डेवलप कराया था 1970 में ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल ने, ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है? किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना नहीं की जाती है? तो पहली विधि जो है उत्पाद विधि, इसके द्वारा की जाती है, आय विधि के द्वारा की जाती है, व्यय विधि के द्वारा की जाती है, लेकिन ये जो ह्रासमान लागत विधि है इसके द्वारा नहीं किया जाता। ये 3 विधियां ही हैं राष्ट्रीय आय की गणना की, ये 3 विधियां हैं, ये पहली, दूसरी और तीसरी। ये वाली चौथी विधि कोई विधि ही नहीं है। ठीक है, ह्रासमान लागत विधि राष्ट्रीय आय की गणना की कोई विधि है ही नहीं। निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार करके सुधार दिए थे? कौन सा, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति है जिसने वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के बारे में विचार किया था? सजेशन आफ्टर कंसिडरिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, कौन सी कमेटी है जिसपे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पे सजेशन दिया था? तो ये नरसिंघम समिति है, नरसिंघम कमेटी है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाएंगे, क्या ये सही है? बहुत सोच समझकर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, जब मूल्य बढ़ोतरी होगी तो अगर व्यापारी पहले से सामान रखे हुए हैं तो वो तो लाभ कमाएंगे ही, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए कि मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। अगर ज्यादा मूल्य बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि टमाटर है और वो 40 रुपए पर केजी मिल रहा था और अभी उसका प्राइस हो गया 100 रुपए पर केजी, तो कटौती करनी पड़ती है, उतना टमाटर कोई नहीं खाएगा। बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन बातें सही होने के बावजूद भी एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। एक्सप्लेनेशन निकालने के लिए यहाँ पर क्योंकि लगाई है, तो क्योंकि लगाने से ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी जो क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड जो है ये प्लास्टिक मनी है। शेयर नहीं होगा, कागजी मुद्रा नहीं होगी, डिस्काउंट कूपन नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, इतने जितने भी है सब, ठीक है, तो ये प्लास्टिक मनी। सबसे पहले प्लास्टिक मनी का जो उपयोग किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका उपयोग किया था। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? अब इसमें भी आपको सन जानना पड़ेगा। पहला है कि बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1950 के बाद हुआ है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था। तो 1950 के आसपास इसको मानिए। भारतीय स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है ये 1956 में हुआ है। और बैंकिंग नियंत्रण अधिनियमन का जो नियमन हुआ है ये 1949 में आया था।
और प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना ये 1951 में। तो सबसे पहली जो घटना थी ये आपकी बैंकिंग नियंत्रण अधिनियमन का जो विनियमन था, नियमन था जो, वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, कहां पर जमा करती है उसको? तो राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो भी मुद्रा पाती है उसको सार्वजनिक लेखा निधि में, पब्लिक अकाउंट्स फंड में जमा करती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? छाया कीमतों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो छाया कीमतों यानी कि शैडो प्राइस की बात यहाँ पर हो रही है। तो शैडो प्राइस की कल्पित कीमत भी इसको कहते हैं। तो पूंजी निवेश के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जे जो टिम्बरगिन है और होलिस, इनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। एक नाम यहाँ पर और याद कर लीजिएगा और वो नाम है होलिस। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रगतिशील कर में व्यक्ति की आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है और भारत में प्रगतिशील कराधान को ही अपनाया गया है। तो भारत में कराधान की जो प्रणाली है उसमें आप देखेंगे व्यक्ति की आय में परिवर्तन होगा तो कर भी बढ़ता चला जाता है। तो पहला तो गलत है, परिवर्तन होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के संबंध से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से, गरीबी के आकलन से, या इनमें से कोई नहीं। तो राजा जी चलैया जो समिति है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त 1991 में राजा जी चलैया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। वस्तु या मद के मूल्यों के एक आधार वर्ष या अन्य अवधि की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहा जाता है? ये अगला प्रश्न है। इस संख्या को क्या कहा जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसको सूचकांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचकांक। इसको याद रखिएगा, कई तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको सूचकांक कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिभूति का अर्थ प्रपत्रों के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि शेयर, डिवेंचर व अन्य ऋण पत्र आदि है। दूसरा है कैपिटल मार्केट के बारे में। पूंजी बाजार वह स्थान है जहां प्रायः कंपनियां अपनी दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर, बंधक पत्र आदि का विक्रय करती हैं। जिससे जो सिक्योरिटी होती है उसका अर्थ यही है कि प्रपत्रों के रूप में व्यापार किया जाना, शेयर, डिवेंचर, अन्य जो ऋण पत्र हैं। और दूसरा भी सही है कि जहां कंपनियां अपनी दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये डिवेंचर बेचती हैं, बॉन्ड बेचती हैं, शेयर, बंधक पत्र, इन सबको का विक्रय करती हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी के नियमों के अनुसार भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में अपना निर्गम जारी अगर करती है तो भारत सरकार के द्वारा ये निर्गम जो जारी किया जाता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है यूरो इशू या यूरो निर्गम। यूरो इशू कहेंगे या यूरो निर्गम कहेंगे। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के नियमों के अनुसार जो भारतीय कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है निर्गम, तो वो क्या कहलाता है? तो यूरो निर्गम उसको कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये केवल विदेश में आप यूरोप से मत समझिएगा। इसका अर्थ विदेश का मतलब है यूरोप के अलावा अन्य जहां भी होगा वहां पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर नहीं रहता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उनका मूल्य स्थिर नहीं रहता है, इसीलिए प्रदान करते हैं क्योंकि इनका मूल्य स्थिर होता है। स्थिरता के कारण ही तो प्रदान करते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सरलता होती है क्योंकि इनका मूल्य बिल्कुल स्टेबल होता है और इनको सेफ माना जाता है। कंपनी के ऐसे अंश या ऋण पत्र जिनको खरीदने एवं बेचने के लिए एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे जो एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं, ये ऋण पत्र होते हैं, तो उनको कहा जाता है सूचीबद्ध प्रतिभूतियां।
यानी कि लिस्टेड सिक्योरिटीज जो होती हैं उनकी बात की जा रही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अल्फा है, स्टॉक का जो अल्फा शेयर है, ये एक बेंचमार्क की तुलना में स्टॉक निवेश पर वापसी का एक पैमाना है, जैसे कि इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स की तरह ये होता है। और इसमें अस्थिरता और बाजार में उतार चढ़ाव के लिए समायोजित होने के बाद स्टॉक के प्रदर्शन परिणाम स्वरूप प्राप्त सक्रिय रिटर्न को इसमें दिखाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो अल्फा शेयर के बारे में यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ। यूरो निर्गम मैंने आपको बता ही दिया है। पूंजी बाजार जो है, जहां पर अंश पूंजी यानी कि जो शेयर है और जो सिक्योरिटीज है उनका लेन देन किया जाता है। शेयर और सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में पहला स्टेटमेंट है कि देश में सहकारिता के विकास के लिए सन 1951 में सरकार ने बोरवाला समिति की स्थापना की। और दूसरा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोष की स्थापना की। ये दो स्टेटमेंट हैं। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देश में जो सहकारिता विकास है, ये 1951 में बोरवाला समिति की स्थापना सहकारिता विकास के लिए की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोष की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने कृषि पुनर्वित्त निगम एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना कब की थी? सीधा फैक्चुअल प्रश्न है। तो ये 1962 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। नैफेड का प्रमुख कार्य विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। बफर भंडार तैयार करने का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो नैफेड का कार्य है विभिन्न राज्यों के बीच खाद्य उत्पाद के व्यापार को और खाद्य उत्पादन के निर्यात को प्रोत्साहित करना, संबंधों को मजबूत करना नहीं। और बफर भंडार इसलिए होते हैं क्योंकि खाद्य सुरक्षा मिल सके, है ना, देश को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। तो उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर किस क्षेत्र में? आत्मनिर्भर खाद्य सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। तो आप लोग सोचेंगे आत्मनिर्भर बनाना, तो आप टिक कर देंगे। तो दोनों गलत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कब शुरू किया गया? टारगेटेड पीडीएस को कब शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई थी जून 1997 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में असफल रहने के कारण इसको शुरू किया गया था कि सरकार खाद्य पदार्थ नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो इसके माध्यम से कराया जाए। तो बीपीएल परिवारों के लिए और दूसरा जो एपीएल परिवार हैं उनके लिए भी इसको बाद में शुरू किया गया था। और द्विस्तरीय मूल्य भी इसमें निर्धारित किया गया था। जो एपीएल है उनके लिए महंगा और जो बीपीएल है उनके लिए सस्ता। यही इसका उद्देश्य था कि सबको खाद्यान्न सुरक्षा मिल जाए। जब लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की संज्ञा देते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगारी। यानी कि कार्य तो है लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र में शिथिलता के दौरान मांग में कमी के कारण उत्पन्न स्थायी बेरोजगारी है। तो मैंने आपको अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि ये स्थायी नहीं होती है, इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो अस्थायी होती है। और भारत में कृषि क्षेत्र में जो पर्याप्त चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, ये दूसरा स्टेटमेंट दिया है। तो हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। हमारे यहाँ पे डिस्गुइस्ड आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। और हमारे यहाँ पे ये चक्रीय बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला जो प्रश्न है, भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी का निर्धारण उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है, कैलोरी उपभोग व्यय है, उसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। पॉवर्टी डिटर्मिनेशन इसी पर बेस्ड है। और वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। और इसको शुरू किया था 1971 में दांडेकर रथ फार्मूले के आधार पर इसको शुरू किया गया था। दांडेकर रथ फार्मूला था, उसी के आधार पर इसको शुरू किया गया था। लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी मापन की विधियां हैं।
और निरपेक्ष गरीबी की पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने कोपेनहेगन में आयोजित विकास सम्मेलन में परिभाषा दी थी, इसको परिभाषित किया था। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी को मापने की ही विधियां हैं और इससे रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर किया जाता है। और निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में अंतर होता है। निरपेक्ष गरीबी ऐसी होती है जो बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, पेयजल, शिक्षा, सूचना, इन सब के अभावों को दर्शाती है। और एक महीने में प्रति व्यक्ति खपत व्यय के संदर्भ में गरीबी रेखा को नापा जाता है। निरपेक्ष गरीबी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के कोपेनहेगन आयोजित विकास सम्मेलन में परिभाषित किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को किसके द्वारा विकसित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसकी रैंक आप तैयार रखिएगा, हर बार जारी होती है, तो इसकी रैंक को आप तैयार कर लीजिएगा करंट अफेयर से। इसको अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान जो IFRI है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये कई बार आप कंफ्यूज होके इधर उधर टिक कर देते हैं, तो GHI IFRI ऐसे याद कर लीजिए। और ऐसा सूचकांक है जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख के स्तर को मापने और उस पर नजर रखने के लिए इसको निकाला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा माने जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई थी। तो ये 2017 में कहाँ पर रखी गई थी? वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला, तो ये भोपाल में वैश्विक कौशल पार्क है और भारत में सबसे बड़ा ये कौशल पार्क है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप ये मान के चलिए कि 37 एकड़ में यह फैला हुआ है और यह पार्क सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के मॉडल पर आधारित है। सिंगापुर का जो मॉडल है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य में उच्च बेरोजगारी दर है सबसे ज्यादा? 2017-18 की जो रिपोर्ट थी ये जारी की गई थी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो आपकी निकली थी त्रिपुरा की। त्रिपुरा में बेरोजगारी दर जो थी वो सबसे ज्यादा थी 30 के आसपास। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें जो करंट अफेयर में नया कुछ आपको मिलेगा तो उससे अपडेट कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। पहली योजना है प्रधानमंत्री कृषि संपदा, दूसरी है किसान मानधन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये अगस्त में शुरू हुई थी 2017 में। किसान मानधन शुरू हुई है सितंबर 19 में। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई है अप्रैल 18 में और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू हुई है मई 17 में। अब आप इसको सेट कर लेंगे, लेकिन देखिए मंथ भी याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले चौथा होगा, फिर पहला होगा, उसके बाद में तीसरा होगा और उसके बाद में दूसरा होगा। अब इसमें ऑप्शन हम लोग देख लें, पहला, दूसरा, नहीं चौथा, चौथा के बाद में पहला, तीसरा, दूसरा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? IDBI, ICICI और मुद्रा व्यापार सहयोग निधि और भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक तो है ही है। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि इसमें शामिल नहीं। मनी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो फंड है ये शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंचवर्षीय योजना और इधर किसकी एल्युमिनियम संयंत्र की स्थापना की बात की जा रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड उड़ीसा में, तीसरे में मेट्रो तमिलनाडु में, और अगर आप चौथे में देखें तो रेणकूट उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। तो रेणकूट उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत हुई थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही कही गई। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो थी उसी के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेणकूट सोनभद्र में अवस्थित एल्युमिनियम कारखाना किसका है? बाल्को है या हिंडाल्को है? मतलब कारखाना जो है उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ये हिंडाल्को है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको जो बॉक्साइट की प्राप्ति है वो झारखंड के लोहरदगा से, रांची से और उड़ीसा से हो जाती है। ऊर्जा रिहंद जल विद्युत परियोजना से मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें मदद की थी। भारत में कराधान की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित है। कराधान की दृष्टि से राज्य सरकारों के पास अपेक्षाकृत कम अधिकार है। ये दो स्टेटमेंट है। तो शक्ति जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट रूप से विभाजित है, लेकिन राज्य सरकारों के पास अपेक्षाकृत कम अधिकार है।
तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विभिन्न संस्थाओं से जो अधिभार या धन लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कर या टैक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या कहा जाता है? टैक्स कहा जाता है। ये मनी के रूप में, नॉर्मली धन के रूप में लगाया जाता है, किंतु ये धन के तुल्य श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है। और कर दो तरीके से के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, है ना। जनता इसको क्या मानती है कि उसके ऊपर बोझ है सरकार, और वही सरकार कहती है कि सरकार को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं के रूप में टैक्स को वो लेती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पहला कथन है कर लोगों द्वारा किया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान है, और दूसरा है यदि कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता तो उसे कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो दूसरा तो सही है, तो वॉलेंट्री कैसे हो जाएगा, स्वैच्छिक कैसे हो जाएगा? अगर दंडित किया जा सकता है, आप कर नहीं देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह स्थान जहां शेयरों और प्रतिभूतियों का लेन देन होता है स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत एवं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ये सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे टेस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी टेस्ट सीरीज में आपको मिल सकते हैं, उसमें व्याख्या भी हम आपको देते हैं, और साथ साथ में ऑनलाइन आपको देने को टेस्ट मिलता है, पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, और ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी उसमें मिल जाता है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992 में की गई थी, और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय पुणे में है। तो इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। ये आपको सबसे पहले यहाँ पर दुरुस्त कर लेना चाहिए। दूसरा तो गलत हो गया, जो पहले आपको आता है उसको देख लीजिए। और 1992 में एक पेरवानी समिति थी, उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में हुआ था, और इसके बाद अन्य क्षेत्रों में हुआ। 1901 की बात है। 1901 में अकाल आयोग ने सरकार को ये सुझाव दिया था कि सामुदायिक साख संगठनों के माध्यम से ग्रामीण कृषि बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। तो वहीं से सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1912 में सहकारी संस्थान अधिनियम 1912 पारित किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा संस्थाओं को संघ बनाने का अधिकार भी मिला है। तो बिल्कुल संघ बना सकते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सहकारिता को किस वर्ष केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में रख दिया गया? सहकारिता अक्सर आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि इसके जो मंत्री हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन है इसके मंत्री? इसके मंत्री हैं अमित शाह जी। तो 1919 में सहकारिता, इसको ये डबल ऐसे ले किया है, तो इसमें बी ऑप्शन या डी ऑप्शन जो भी आप टिक करेंगे, तो सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में रख दिया गया था, और राज्य सरकारों को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में अल्प रोजगार निर्धनता का कारण है, और भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी निर्धनता का प्रमुख कारण है। पॉपुलेशन जैसे भी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ने से गरीबी बढ़ेगी, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, लोगों की आय परिवार की जितनी है उतनी अगर रहेगी तो कम भी हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय। अगर फिर इसमें स्किल्ड लोग आ जाएं तो बढ़ भी सकती है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, और अल्प रोजगार निर्धनता का कारण है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो इंडिया है वो यही कारण है, क्योंकि जनसंख्या भी ज्यादा है, और दूसरी चीज है ये गरीबी भी इसी के कारण आती है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, और भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का भी काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के बैंकर, एजेंट, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर परामर्शदाता के तौर पर भी कार्य करता है। नोटों का निर्गमन भी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की तृतीय अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि से बैंकों के नगद कोष में वृद्धि होती है। जब कैश रिजर्व रेशियो ये बढ़ जाएगा तो जो नगद कोष है वो उनका घट जाएगा। तो ये अगर बढ़ेगा तो वो घटेगा। तो ये दोनों गलत, मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और ये सेकंड अनुसूची में दिया गया है, पहली अनुसूची में नहीं दिया गया है। ये तीसरी यहाँ पर दिया हुआ, सॉरी। तो ये तीसरी अनुसूची में इसकी बात की गई है, द्वितीय अनुसूची में इसकी बात की गई है।
तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक रहती है कहलाती है। जो पूर्ति है वो ज्यादा है और मांग जो है वो कम है, तो इसको सॉफ्ट मनी कहेंगे, है ना। ज्यादा पूर्ति हो गई है और मांग है ही नहीं है। अवमूल्यन का अर्थ है, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा के मूल्य की तुलना में क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। कम करने की बात यहाँ पे डिवैल्यूएशन, यानी कि वैल्यू उसकी कम कर दी जाए। जैसे डॉलर से तुलना करें और एक डॉलर में था 80 रुपया और अभी बढ़ के एक डॉलर में क्या हो गया 82, यानी कि इंडियन का जो जो इंडियन रुपी है तो इसका मूल्य जो है वो कम हो गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? श्रम, भूमि, मांग, किन क्षेत्रों पर ये केंद्रित है? तो ये श्रम पर केंद्रित है और भूमि पर केंद्रित है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मांग पर ये केंद्रित नहीं है, यहाँ पर मांग की कोई चर्चा नहीं की गई है। देखिए इसमें है क्या, एक देखिए इसमें लैंड है, दूसरा इसमें लेबर है, तीसरी चीज इसमें जो है लिक्विडिटी एंड लॉज है, लिक्विडिटी एंड लॉज की बात है। और ये तीनों चीजें याद रखिएगा, इसमें मांग की बात नहीं की गई है। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा। और ये जो है ये कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूर, मध्यम वर्ग, इन सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 3 स्तंभ हैं। जनसांख्यिकी भी आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो जनसांख्यिकी है क्या? वैसे स्तंभों की संख्या जो है इसमें 5 है, जो 3 यहाँ पर लिखा है ये गलत है, और जनसांख्यिकी इसमें है। इसमें सबसे पहला है इकोनॉमी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिए इसके पहले पिलर में इकोनॉमी। और इकोनॉमी में जो बात हुई है वो क्वांटम जंप नॉट इंक्रीमेंटल चेंज की बात हुई है। और दूसरा यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा यहाँ पर है सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी की बात इसी के अंतर्गत हो जाएगी, है ना। इंफ्रा, इकोनॉमी, सिस्टम और डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। और यहाँ पर एक हो जाएगा डिमांड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 फिलर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई के अंतर्गत लघु उद्योग की परिभाषा क्या दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएसएमई में 10 करोड़ और का निवेश और कारोबार 50 करोड़ रुपए का, तो इसको लघु उद्योग की परिभाषा दी गई है। निवेश हो 10 करोड़ का और कारोबार हो 50 करोड़। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी? तो इसको एम विश्वेश्वरैया यानी कि मूचगंडम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। और ये पुस्तक 1934 में लिखी गई थी और उन्होंने नियोजन संबंधी एक प्लान यहाँ पर प्रस्तुत किया था। ठीक है, और उसी के नाम पर इनको विश्वेश्वरैया प्लान के नाम से इसको कहा गया, जाना गया। मैसूर के ये दीवान थे और इंजीनियर थे, सर मूचगंडम विश्वेश्वरैया। अब जरा बताइएगा कि कोई हमारा 5 ईयर प्लान जो है वो इस पर आधारित है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने मुदलियार समिति का गठन किया था। तो ब्रिटिश सरकार के समय मुदलियार समिति का गठन किया गया था कि नहीं किया गया था? तो इसका कार्य क्या था? देश के लिए योजना बनाना, इसी के लिए इसको गठित किया गया था। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। ऐसे ही मैंने अभी आपसे एक प्रश्न किया है विश्वेश्वरैया के नाम से, तो क्या बताइएगा उसमें कुछ ऐसी कोई योजना है? 1956 से 61 तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। तो दूसरा तो सही है। अब आप बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये किस पर आधारित थी? तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। तो पहला तो हो गया गलत और दूसरा यहाँ पर हो गया सही। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकरण के तुरंत बाद लागू की गई थी? तो उदारीकरण का मतलब है 1991 में, और 1992 से 1997 के बीच में थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अचल पूंजी का उपभोग मूल्य डिप्रिसिएशन कास्ट निकाल दिया जाता है तो शेष मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? तो अगर इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डीसी निकाल देंगे तो आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा, है ना, नेट नेशनल इनकम एनएनपी आपको मिलेगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुओं की वह हानि जिसका प्रत्येक अर्थव्यवस्था को वियर एंड टीयर के रूप में भुगतना पड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, मूल्य ह्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्य ह्रास। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो बोलचाल की भाषा में टूट फूट उसको कह देंगे। ये मूल्य ह्रास होता है, वियर एंड टीयर यानी मूल्य ह्रास, इसको आप बोलेंगे डेप्रिसिएशन। बाजार मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। बाजार मूल्य के संदर्भ में बाजार का मूल्य वस्तुतः वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक लेन देन का मूल्य है, तो ये तो सही है। बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर तथा सब्सिडी सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष कर वस्तु के मूल्य को घटा देते हैं, तो घटाएंगे काहे भाई, टैक्स लगेगा तो बढ़ेगा, और सब्सिडी बाजार के मूल्य को कम करती है। तो असत्य बताना था, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। घटा नहीं देते हैं, बढ़ा देते हैं। आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में सामान्यतः उत्पादन के साधनों में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें सम्मिलित किया जाता है? तो पहले क्या होता था, इसमें उद्यमिता को नहीं जोड़ा जाता था, एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये जोड़ा जाता है सारी चीजें। तो 1 to 5 ये सभी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें बाजार नहीं होगा। 1 मिनट, 1 इसमें छोड़िए, इसमें जो 1 है इसको आप छोड़िए, 1 इसमें नहीं होगा, बाकी सारा तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें बाजार को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। तो ये 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ पे बाजार मार्केट इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों यानी अर्थव्यवस्थाओं के शेष विश्व से कोई आर्थिक लेन देन नहीं है उन्हें हम बंद अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात, विदेशी निवेश एवं विनिमय दर जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं का विश्लेषण आवश्यक होता है। जब ये कोई लेन देन ही नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी इनके साथ बात ही नहीं है, तो ये कहाँ होगा? तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक सीमा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित किया जाता है? तो आर्थिक सीमा में दूतावास यानी एम्बेसी, और जो माइग्रेशन ऑफिस है, एम्बेसी और माइग्रेशन ऑफिस तो होते ही हैं। कस्टम के नियंत्रण में आने वाले समुद्र तट के उद्यम भी होते हैं, यानी कि सब होते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, कैसे की जाती है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कमाई करने वाली जनसंख्या से भाग देकर, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो कमाई नहीं, कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगी, क्योंकि व्यक्ति तो वो भी है जो नहीं कमा रहा है। मूल्य ह्रास की राशि को समायोजित करने के बाद जब जीडीपी की गणना की जाती है तो ऐसे जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीडीपी को हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब भी आपको एनडीपी निकालना है, एनडीपी, तो एनडीपी बराबर क्या होगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कास्ट जो होती है ना, जीडीपी माइनस जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कर देंगे जीडीपी से बाहर तो आपको एनडीपी मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है, साधन लागत पर गणना करते समय अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है, क्या सही है? साधन लागत पर जब गणना करेंगे तो अप्रत्यक्ष करों को जोड़ेंगे नहीं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त या उपभोग की गई उत्पादन के सभी कारकों की लागत को इसमें साधन लागत में निकाला जाता है। तो इसमें भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, श्रम के लिए मजदूरी, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, उद्यमिता जो होती है, तो ये सब शामिल किया जाता है। और साधन लागत पर गणना जब आप करेंगे तो इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको क्या किया जाता है? उनको घटा दिया जाता है। यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है, और जो यहाँ पे सब्सिडी दी गई है उनको जोड़ दिया जाता है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है?
एक कोई जो है जो हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है, या सभी है। तो वृद्धावस्था पेंशन ये है, विधवा पेंशन भी है, छात्रवृत्ति भी है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पर क्या है, ये आपके डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपसे मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इस लिहाज से आप जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हुई, और इसी के साथ हमारा ये पेपर भी समाप्त हुआ। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं टेस्ट ज्वाइन करके तैयारी करना, तो आप हमें जो दिए गए नंबर है इन पे कॉल मैसेज कर सकते हैं 6307281212, और इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा कहाँ से ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, और आपको बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न होंगे वो इस तरीके से मिलेंगे जैसे हमने डिस्कस किया है, जो पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।